वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन आइडिया के डिस्कशन में। ठीक है, आज डेट है 21 सितंबर। देखिए, कल आर्टिकल 20 का नहीं आया है ना, और कल आर्टिकल भी बाकी है, उसका एक्सप्लेनेशन बाकी है, उससे एक दिन पहले का एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो आपको कल संडे है, ठीक है, 22 सितंबर को संडे है, तो आपको कल 20 का एडिटोरियल और जो 2 दिन 19 और 20 का जो एक्सप्लेनेशन पेज के आर्टिकल्स बाकी थे वो मिल जाएंगे, है ना। कोई भी बैकलॉग हम नहीं बाकी रखेंगे, वीक के अंडर में ही उस बैकलॉग को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो ना आने का रीज़न देखिए, आपको मैं बस ये बोलूँगी कि मुझे नहीं पता कि लाइफ का क्या होता है, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, हमारी एज भी बहुत छोटी हम लोगों की, है ना। हम सब जो हैं 25 आई होप्स और 25 to 30 के बीच में ही सब कैटेगराइज कर रहे हैं, जो भी अभी लिसनर हैं इस चैनल के। और अभी लाइफ का तो आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे जो एक चीज़ समझ में आई है ना, वो ये आई है कि मेंटल पीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। आपके माइंड में अगर कोई चीज़ हॉन्ट कर रही है ना बार बार, जैसे कुछ चीज़ है जो आपको टेंस करवा रही है या आपको एक डरा रही है, कोई भी चीज़ फियर, कॉज ऑफ फियर है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, या आपका करियर, आपका एग्ज़ाम का विशियस साइकिल जो है, बार बार एग्ज़ाम्स देना, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम या करियर, आप अभी उस कैटेगरी पे या उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो जिस लेवल पे आप चाह रहे थे या चाह रहे हो, है ना। तो क्या होता है कि इस बीच इनका कहा हुआ ये जो सर्कल है ना, ये पूरी आपकी सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के अंडर में इनके द्वारा किसी भी एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर जब हावी हो जाता है ना आपके माइंड पे, तो आपका मेंटल क्लॉज या मेंटल पीस जो है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो एक ही दिन के लिए हो, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो। आप बहुतों का कहना होता है कि इग्नोर करो और आगे बढ़ो, है ना। कहते हैं, इजीली कह देते हैं कि यार इग्नोर करो, कब तक सुनोगे, लेकिन एट दी एंड इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। बट खैर, आगे क्या बोलूँ, बस यही है कि थोड़ा डिस्टर्ब थी कल मैं पर्सनली, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि फोकस नहीं था। मेंटल पीस क्या होता है, देखिए कॉज है और ये रिज़ल्ट किस चीज़ का देता है, फिर ये फोकस को ख़त्म कर देता है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर पाओगे, आप में वो एंथुजियाज़म नहीं आएगा, आप जो है गेन नहीं कर सकते मेन चीज़, जो भी चीज़ आप कर रहे होगे, है ना। और ये अप्लाई हमारे स्पेशली यूपीएससी एग्ज़ाम के साथ तो होता ही होता है। आगे लाइफ का, इसलिए मैंने सबसे पहले शुरू में बोला लाइफ का पता नहीं, लेकिन मुझे अभी इतने सालों से मैं एक्सपीरियंस्ड में हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में। मेंटल पीस, अगर आप मुझसे बात करोगे कि मेंटल पीस, आपका सेल्फ का मेंटल पीस इक्वल टू कोई भी चीज़, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशन, कोई भी चीज़ को अगर आप सामने तराजू में रखोगे, आई प्रेफर दिस। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कैटेगरी में आपकी जॉब भी, आपका करियर, आपके फ्रेंड्स, ये क्या है, ये जो है ना, ये कॉज है, ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, और इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा बैकफायर आपको करेगा ये चीज़, है ना। तो देखिए, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, अभी एग्ज़ाम का दौर है, आप में से बहुत सारे लोग सीरियस की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के अंडर में जितने भी कमीशन कंडक्ट कराता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, सीरियस है, एनडीए है, जियो कंबाइन एग्ज़ाम्स है, इन सब में से किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो हम सब लगे ही हुए हैं ना। आप में से और भी 2-3 स्टेट पीसीएस वगैरह भी दे रहे होगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का। बस मैं इतना बोलूँगी, अपने आप को आगे रखिए, आप सेल्फ को रखिए, भाड़ में जाए सब। हिंदी का एक वो है ना, कहावत है, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पे यूज़ करते हैं कि भाड़ में जाओ, चूल्हे में पड़ो, हमें नहीं पता। तो वो सेंट्रिक होना पड़ेगा अगर आप अपना मेंटल पीस चाह रहे हो, क्योंकि आपका मेंटल पीस का टारगेट है। मेंटल पीस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप नॉर्मल लेमन लाइफ तो नहीं जी रहे हो ना, कि आप उठे, खाए, पिए, मस्ती करी, दोस्तों के साथ घूम लिया, बाकी चल रहा है जो लाइफ चल रही है, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। आप सुबह से लेके बैठे हुए हो अपने करियर के लिए, अपने स्टडी। सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में मुझसे कोई पूछे ना कि हार्डशिप क्या है, सबसे मेहनती काम क्या है, सबसे बहुत मुश्किल काम क्या है, वो है फोकस। फोकस के साथ काम को करना, और स्पेसिफिकली स्टडी। पता है, हार्डवर्क में आप ना, शरीर का ही काम होता है, आप कर लो, झाड़ू पोछा, कोई दुकान का काम, कुछ भी काम जो है ना, आप हार्डवर्क से कर सकते हो।
लेकिन जब दिमाग का काम आता है, स्पेशली स्टडी की बात आती है ना, और अगर ये एब्सेंट रहा, ये जो एफ है, ये जो फोकस है, तो सब कोलैप्स है। फिर तो आपके सामने बुक्स हैं, आपके सामने सब कुछ, आपका टैब, लैपटॉप सब रखा हुआ है, और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है पीछे से। सेल्फ को रखो आप जब तक आपका करियर सेटल नहीं हो जाए, और अपने आइडिया और अपने जो मैंने लेसन्स अभी तक सीखे हैं अपने न्यू चैनल बनाने से लेकर, किसी पे भी डिपेंड मत रहो, किसी पे भी डिपेंड नहीं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेल्फ पे फोकस करने के लिए, सेल्फ पे फोकस करोगे तो सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, है ना। और सेल्फ डिपेंड आपको किसी की डिपेंडेंसी से दूर रखेगी, और इससे आपका मेंटल पीस भी रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो, आपके खुद का जो मन है, आपका जो आपको सही लगता है, आपका राइट डिसीजन होगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं। आज आर्टिकल में देखिए बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, लगता है लेक्चर दे दिया मैंने। देखिए आज आर्टिकल में एक तो ये है कि अभी 2 दिन पहले का ही ऑल्दो इशू था, मैं वेट कर रही थी, इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल कवर नहीं किया इस पर, लेकिन आज थोड़ा बहुत सा ग्लिम्स दिया है। लेबनान आपको पता होगा, ठीक है, वेस्ट एशिया का एक लोकेशन है, कंट्री है लेबनान। तो यहाँ पे जो है इज़राइल के जो इंटेलिजेंसी एजेंसी है उन्होंने अटैक किया है, ठीक है। तो क्या है एक बार देख लेते हैं इसमें, और बहुत लोगों की कैजुअलिटी हुई है, नियरली 3000 के आसपास, इसलिए बहुत कंसर्निंग न्यूज़ है ये। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे, अभी सुप्रीम कोर्ट को आपको पता, अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला जेल इज़ अ एक्सेप्शनल, है ना, और बेल होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी अगर जेल जाता है तो यहाँ पे बेल मिलना ज़रूरी है अगर उसके केस में ये चीज़ एलिजिबल है, क्योंकि केस भी तो डिपेंड करता है ना कि आप क्रिमिनल में भी कौन से कैटेगरी में हो, आईपीसी के हो, या फिर अपन जो भारतीय न्याय संहिता अब शिफ्ट चेंज हो गया है उसके अंदर में क्या वो जो केस है वो बेलेबल है या नहीं है। तो उसी पे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो अलाउ करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किए बिना जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है फंडामेंटल से रिलेटेड, हम डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नेंस में सेम एज़ यूजुअल सेम टॉपिक है, 1 नेशन 1 इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि यहाँ अब सीरियसली स्टेप होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे पूरे दिन एक ना एक आर्टिकल आ ही रहा है कंटिन्यूसली। जब से ये रिपोर्ट सबमिट हुई है और कैबिनेट ने हाँ मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे राइटर पूरा ओवरऑल पूरा हिस्ट्री जो है डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई हिस्ट्री तो नहीं आया। अभी हमने 2 दिन पहले 1 नेशन 1 इलेक्शंस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया था, है ना, डिस्कस किया। आज जो है हिस्ट्री है कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है पहले कभी हुआ या नहीं हुआ, कौन सी पार्टी ने किया, कब से, क्योंकि आज़ादी तो हमने साथ में ही ली थी ना, सारे स्टेट्स जब आज़ाद हुए थे सब कॉलोनाइजेशन से 1947, उसके बाद से इलेक्शन तो एक ही टाइम पे हो रहा होगा सारे स्टेट्स का सेंटर के साथ। तो कब वो फ्लो टूटा, क्यों टूटा, और अब जो ये गवर्नमेंट लाना चाह रही है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में एक आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी जाएगी, आज की है वो मिल जाएगी आपको, और जो 20 का है वो आपको कल मिल जाएगा, जो भी बैकलॉग था हमारा, ठीक है। तो वन बाय वन आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं ना आपको एक बेसिक बता देती हूँ। सबसे पहले आप बात करिए हिजबुल्लाह, ठीक है। हिजबुल्लाह जो है ये एक्चुअली क्या है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, और कहाँ की है, ये है लेबनान की, ठीक है। अब क्या है इसका, ये बना कब था, लेबनान में क्या हुआ एक्चुअली 1982 की बात है, इज़राइल ने अटैक कर दिया था, ठीक है। मैं आपको एक बार इसका मैप भी दिखा देती हूँ, रुको आप एक बार मैप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इजी होगा जो मैं कंटेक्स्ट आपको समझाना चाह रही हूँ थोड़ा सा बेसिक से। ये देखिए ये लेबनान है, आपको दिख रहा है, ऊपर सीरिया है, नीचे इज़राइल है, ठीक है, जॉर्डन, इराक, टर्की, और इधर वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, नीचे इजिप्ट है और रेड सी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैटर करता है वो है इज़राइल और लेबनान का जो लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, अरे एक मिनट, देखिए ये लेबनान, ठीक है, लेबनान के साउथ में ही इज़राइल है, क्योंकि ये दोनों मैटर, अभी जो मैटर है कंटेक्स्ट है वो इन्हीं के बीच का है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ये लेबनान है, यहाँ से हिजबुल्लाह करके एक ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। ये बना ही तब था जब 1982 में, ठीक है, 1982 में इज़राइल ने इस सदर्न लेबनान में अटैक कर दिया था, ठीक है, अपना आधिपत्य रखने के लिए, अपना यहाँ पे एरिया लेने के लिए।
और आपको पता है इज़राइल तब से और आज भी अमेरिका का सपोर्टर है, ठीक है। इस चीज़ से लेबनान को नफरत है। लेबनान ना तो इज़राइल को पसंद करता है ना ही अमेरिका को, और अमेरिका और इज़राइल की तो दोस्ती आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इज़राइल में एक मोसाद करके, ठीक है, मोसाद करके एक ग्रुप है। मोसाद क्या है? इज़राइल की नेशनल इंटेलिजेंसी एजेंसी है। जैसे हमारी रॉ है ना, वैसे ही नेशनल इंटेलिजेंसी एजेंसी है इज़राइल की, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम पहले, भी 6 महीने पहले, इन्होंने अपने एक्चुअली क्या है, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। जो लेबनान है ये स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इन्हें डर है कि जो इज़राइल है या अमेरिका है जो इन्हें ट्रैक कर लेगा, इनका डेटा ईजिली मिल जाएगा अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये अपने किसी भी ऑपरेशन के लिए लेबनान क्या करता है, जो आपका पेज डिवाइस है, पेज डिवाइस समझते हो, पेज डिवाइस जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें एक मैसेज ही आता है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। जैसे ये देखिए, ये पेज डिवाइस या पेजर कहते हैं, ठीक है, इस तरह का, जिसमें आपको नॉर्मल सिर्फ मैसेज या टेक्स्ट जो है यूज़ होता है। मेनली बेसिकली अमेरिका बहुत यूज़ करता था 1980s 70s में। अब तो स्मार्ट गैजेट्स हैं, वो तो वैसे भी एडवांस्ड हैं, ठीक है। तो चलते एक बार आर्टिकल में, ठीक है। तो अब बात क्या थी, लेबनान जो है पेजर यूज़ करते हैं, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इज़राइल की जो NI है यानी इंटेलिजेंसी एजेंसी है, इनको पता चला, ठीक है, जिन्हें मसूद कहते हैं हम, ठीक है, M से आप डिनोट कर लो। हिजबुल्लाह लेबनान का है। अब मसूद ने क्या किया, भैया यहाँ पे अटैक करवाना था इन्हें लेबनान में। तो मसूद को पता चला जो लेबनान यानी हिजबुल्लाह का जो इनका पॉलिटिकल ग्रुप है, जो अपने ऑपरेशंस के लिए जो पेजर यूज़ करता है लेबनान, ये मंगवाता है वियतनाम से, थाईलैंड से, ठीक है। तो अब ये मसूद ने अपना क्या करा, ये मसूद यानी यहाँ पे ग्रुप का है, ठीक है, इनका खुद का एजेंसी है इज़राइल की। इन्होंने कांटेक्ट किया वियतनाम, थाईलैंड में, जहाँ से ये पेजर जो है शिफ्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है लेबनान के लिए। तो इन्होंने वहाँ उन कंपनी से बात करके जो पेजर दिखाया था ना मैंने उनमें, तो उनके अंदर उन्होंने एक ऐसा डिवाइस लगवाया ताकि वो ब्लास्ट कर जाए जब वो उस मैसेज को रिसीव करेंगे। यानी एक ऐसा डिवाइस अंदर अपडेट कर दिया कि जैसे ये बीप करेगा, ठीक है, जो भी लेबनान के ऑफिसर्स या जो भी लोग यूज़ कर रहे होंगे उस पेजर को, बीप करते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा उनके फेस पे या उनके हाथ पे, ठीक है। या जैसे पेजर को बहुत लोग अपने कमर पे भी रखते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्लान था इनका 3-4 महीने पहले ही इज़राइल ने प्लान किया, यानी मसूद ने प्लान किया, और ये चीज़ अब अटैक हो गया हिजबुल्लाह के ग्रुप के द्वारा, उनके लोगों ने या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पेजर का यूज़ करते थे लेबनान में। अब इससे क्या हुआ ना, कम से कम 3000 की कैजुअलिटी वहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो लेबनान के जो भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इज़राइल पे, कि ये कमेंट करा है यहाँ के लीडर ने कि इज़राइल ने अपनी सारी हदें पार कर दी। क्योंकि देखिए ये लेबनान और पैलेस्टीन वाला जो इलाका, ये इज़राइल, ये वाला पूरा इलाका वही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एरिया आपका। आपको पता है इज़राइल अमेरिका के साथ है, ठीक है, और लेबनान जो है, लेबनान को कौन सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये वो कंट्रीज़ है जिनके साथ अमेरिका की नहीं बनती है ना, क्योंकि ना ईरान अमेरिका को पसंद करता है, ना नॉर्थ कोरिया, और भी कंट्रीज़ हैं जो इसमें चाइना भी है जो कि अमेरिका के अगेंस्ट में है। और अमेरिका किसके साथ अच्छी दोस्ती है, इज़राइल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो अटैक भी हुआ था, है ना, हमास के द्वारा अटैक हुआ था रेड सी पे, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हीं के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है अभी जो न्यूज़ में है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, इसके बारे में ये पूरा बताया हुआ है। तो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन में एक तो इशू हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो है मैप पता होना चाहिए कि मैप जो एरिया चल रहा है, तो आप एक बार इसको बहुत अपने एटलस से भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा कि आसपास के रिवर्स कौन से हैं, कौन सा सी है, किससे लैंड लॉक्ड है, और लेबनान के सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया आप PYQ के हिसाब से ही निकाल पाओगे, ठीक है। तो PYQ एनालाइज बहुत ज़रूरी है, आप कंटिन्यू रखिएगा उसको। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी बाय लॉ है। देखिए इस आर्टिकल में राइटर यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, और जब हम राइट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 2.5 साल लगे थे, है ना, 2 साल 8 महीने 11 दिन के आसपास पूरा टाइम पीरियड लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनने में। और वहाँ पे इतना लंबा टाइम इसलिए नहीं बना था कि लिखने में टाइम लग रहा था, एक्चुअली एक एक आर्टिकल जो मेजर क्लॉज थे उन पर डिस्कशन होता था पार्लियामेंट में।
तो उसमें से ही एक डिस्कशन था आर्टिकल 21 में, जिसमें के.एम. मुंशी ने ये बात बोली थी कि क्या आर्टिकल 21 में जो है पर्सनल लाइफ के साथ साथ लिबर्टी को भी अलाउ करना चाहिए। लिबर्टी यानी ऐसा कि यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई क्राइम किया है उसने और उसको जेल हुई है, तो यहाँ पे लॉ तो ये कहता है उसकी जेल ऐसी है कि नॉन बेलेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंडर में लिबर्टी है, तो लिबर्टी ये कहता है कि इसे बेल भी मिलना चाहिए। तो काइंड ऑफ ये जो लिबर्टी है, क्या ये आर्टिकल 21 के अंडर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का डिस्कशन आज से कम 75 ईयर्स पहले 1948 में ही हो चुका था, ठीक है। तो जिसमें के.एम. मुंशी सपोर्टर थे कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 आपके राइट की लाइफ देती है, आपके लाइफ की राइट्स देती है ना, कि एक डिग्निटी के साथ एक पर्सन को जीने का अधिकार है। तो उसी में यही है कि एक इंसान के साथ अगर लॉ में जो है उसमें भी लिबर्टी है क्या, क्योंकि लॉ तो ये बोलता है कि जैसे पीएमएलए का केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या यूएपीए का केस है, तो इसमें तो बेल अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ के अंडर में ये भी कहता है कि लिबर्टी होने के नाते आपको बेल ग्रांट करनी चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ पे यहाँ पे राइटर इसको कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं, जो अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल का जो केस था, जिसमें जस्टिस उज्जैन भुयान और जस्टिस जेबी पर्दीवाला जो है, इन्होंने अभी अरविंद केजरीवाल को बेल देने में जो चीज़ आर्ग्यूमेंट या जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट के सामने रखा, यानी एग्जीक्यूटिव के सामने रखा कि भैया कि जेल एक्सेप्शनल है ना, और बेल मिलनी चाहिए जनरली अगर आप लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 को प्रेफर करोगे तो, ठीक है। तो इसी चीज़ पे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि अंडर 21 के अंडर में लिबर्टी है हमारे। ऑल तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस में डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिबर्टी का डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, आर्टिकल 21 के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए, जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए लिबर्टी एक हायर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे जेल की वजह से क्या होता है कि पर्सन की जो राइट्स होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में, आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 4,000 करोड़ या 4 करोड़ के केसेस पेंडिंग में हैं, 4 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग में हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा 70 to 80% तो केसेस ऐसे हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ चल ही रहे हैं, उनकी चल रही है, उनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, यानी अभी उनका एविडेंस जो है वो प्रूव नहीं हुआ है, लीगल प्रोसीजर्स नहीं हुए हैं, वो सिर्फ जेल में बंद है क्योंकि वो केस हो चुका है, उनके ऊपर FIR फाइल हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होता है कि फंडामेंटल आर्टिकल 21 जो है इसका वायलेशन करता है राइट टू लाइफ का, क्योंकि इसमें लिबर्टी का एब्सेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से यहाँ पे PMLA के केस में UAPA के अंडर में बेल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, तो ये एक बहुत अलग है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, देखिए PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर में, UAPA का अंडर में अनलॉफुल एक्टिविटी करी है आपने, अगर इसका चार्ज लग जाता है ना तो बेल तक नहीं मिलती है इंसान को। और कई बार क्या होता है कि ये एलिगेशन है कि एग्जीक्यूटिव इस पे जो है इसका फ़ायदा उठाती है, पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन ऑफ हमारे सोसाइटी में, है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं और आपको ओपनली बताऊँ तो जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इलाका ले लोगे तो वहाँ पे कॉमनली बहुत सिटीजन्स पे इजीली UAPA का एक्ट लग जाता है आर्मी के द्वारा, क्योंकि आर्मी के अंडर में कि आर्मी और सिटीज़न का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो ये बोला जाता है रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा कि 2019 के बाद से जब से ये स्प्लिट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, जब से UT में स्प्लिट हुआ है, हमारी जो कैजुअलिटी है ह्यूमन वर्सेस यानी आपके नॉर्मल सिटीज़न वर्सेस आर्मी के बीच में वो कम हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार, जैसे अभी आपको रिसेंटली पता होगा, जैसे अभी रिसेंटली भी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि केरला की गवर्नमेंट ने, है ना, उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इवन सेंटर के अगेंस्ट में भी कुछ एक्टिविस्ट ने एलिगेशंस लगाए थे, तो उन पे UAPA का एक्ट लगा दिया, ठीक है, ताकि ये नॉन बेलेबल हो। और वो भी नॉर्मल जो एक्टिविस्ट थे ना वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार क्या होता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस का जो राइट्स है ना, उसको कई बार एग्जीक्यूटिव के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। ये सच है, ये सच है, देखिए इसमें कोई डायलेमाज नहीं है। और मैं ऐसे ये नहीं बोलूँगी कि नहीं हमें सरकार के खिलाफ़ नहीं जाना, क्योंकि गवर्नमेंट कई जगह गलत है, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसी के ही वैसा ही केस कुछ यहाँ पे दिखा था हमें जो है अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर, ठीक है, जिसमें बेल अलाउ नहीं किया था उन्हें जो है इलेक्शन से, क्योंकि सीबीआई का केस आपको पता है कि 2 साल पुराना है, 2022 का केस है उनका जो केस था, और जिसमें अरविंद केजरीवाल का सीधा नाम था भी नहीं, लेकिन सीबीआई ने 2 साल बाद 2024 इलेक्शन से पहले अरेस्ट क्यों किया, इसका जवाब सीबीआई के पास भी नहीं है ना। और इवन ईडी और सीबीआई दोनों ने अभी तक एविडेंस प्रूफ नहीं दिए हैं जुडिशरी को। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटर इस चीज़ की तारीफ काबिल बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो आर्टिकल 21 को हाईलाइट करते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 21 को मेन रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, दोनों जस्टिस ने ये पीबी जो मैं इनका नाम भूल रही हूँ एक बार, जो जस्टिस थे, ठीक है, पीबी पर्दीवाला और जस्टिस उज्जवल बोयाल ने जिस तरीके से प्रायोरिटी आगे फंडामेंटल राइट्स को आगे रखा, आर्टिकल 21 के अंडर में लिबर्टी को आगे रखा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आगे रखा, तो ये तारीफ़ काबिल है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये डायरेक्टली आपका प्री में क्वेश्चन भी आ सकता है और आप मेंस में भी अपने आंसर्स में लिख सकते हो। लिबर्टी ऑफ लॉ जो है या बाय लॉ किस तरीके से काम करता है, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला आर्टिकल जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में है, इसमें पूरे राइटर हिस्ट्री के बारे में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा, सबसे पहले अगर आपको पता है जो इलेक्शन डेमोक्रेसी में हम इलेक्शन का जो इलेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो सबसे पहले लैंड ओनर्स के द्वारा जो लोग उनके अगेंस्ट में होते थे ना, उन्हें इलेक्ट करके अपने जो सिटी होती थी, अपने जो शहर होता था उन लैंड ओनर्स का, उनसे उन्हें हटाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये ग्रीक सिटी की बात चल रही है यहाँ पे। और वैसे ही जो है ये बिहेव सोक्रेट्स, आपको पता होगा सोक्रेट्स बहुत बड़े एक फिलोसोफर, बहुत बड़े एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी ये चीज़ करी गई थी जब उन्होंने कहीं ना कहीं चर्च के अगेंस्ट में बोला, ठीक है, लॉजिकल थियोरेटिकली चीज़ें बताई, लॉजिकली बताया, तो वहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं क्योंकि जब ये टाइम पीरियड है ना 14, 15, 16 सेंचुरी का टाइम पीरियड, जब यूरोप डार्क एज से गुजर रहा था। डार्क एज किसको बोलते हैं, जब वहाँ पे लोग रिलीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे रेदर देन साइंस को, रेदर देन लॉजिक को, ठीक है। 14 सेंचुरी के बाद ही हम बोलते हैं कि पीरियड ऑफ रेनेसा का आया, जहाँ से साइंस ओरिजिन हुआ, लॉजिक ओरिजिन हुआ, उसके बाद से ही रिसर्च होने लगी, है ना। इसीलिए स्टीम इंजन को इस अर्थ में आने में भी 17 सेंचुरी तक लग गया। 1754 के बाद ही स्टीम इंजन्स का यूज़ हुआ। इससे पहले क्योंकि मेनली रिसर्च तो आपके यूरोप यूनियन से ही आए, यूरोप से ही आए, लेकिन यूरोप उससे पहले बहुत बड़ा ऑर्थोडॉक्स कॉन्टिनेंट था, ठीक है। तो वैसे ही जो है इसका यूज़ पहले लैंड ओनर्स के द्वारा अपने विक्टिम या अपने मेन जो इनके अगेंस्ट में होते थे सिटीज़न को, उन्हें एक्सप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इसका सही तरीके से एज अ इलेक्टरल पॉलिटिक्स में सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो लेटर ऑन यूएसए के द्वारा किया गया अपने इलेक्शंस में, ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ग्रेट ब्रिटेन ने 1928 में वोटिंग राइट्स के फॉर्म में किया। और 1965 तक आते आते, ठीक है, 1965 तक आते आते अमेरिका ने यहाँ पे जो अफ्रीका के अमेरिकन थे, जो यहाँ से माइग्रेट होते हुए या कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जो अफ्रीकन्स को लेके जाया गया अमेरिका में, उन्हें भी वोटिंग का राइट्स 1965 के बाद जो है वोटिंग राइट्स के एक्ट के तहत दिया गया। दैट मीन्स जो इलेक्ट करने का राइट है वो अमेरिका में भी 1965 तक आया, ठीक है। लेकिन ये फिर भी जो है इंडिया से पीछे थे। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया तो अभी 1947 में आज़ाद हुआ है, जबकि 1961 के आसपास अमेरिका आज़ाद हो गया था अपने कॉलोनाइजेशन से। और यूके तो पहले से डोमिनेंट रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने वहाँ पे वुमेंस को जो है वोटिंग राइट्स बहुत लेट दिया है। जैसे अगर आप बात करोगे तो यूएसए ने जो है बहुत ही लेट, अगर आप बात करोगे यहाँ कि अगर आप बात करोगे कि यूएसए ने कब अपने वुमेन फीमेल हैं उन्हें वोटिंग राइट कब दिया, 1920 में दिया यूएसए ने। और ये आज़ाद कब हुआ था, 61 के आसपास, सॉरी 76 है शायद, 60 में कह रही हूँ, 76 के आसपास यूएसए ने फ्रीडम लिया, ठीक है। इन पे जबकि डोमिनेंस किसका था, यूके का था। ऑल्दो यूके के ही एंसेस्टर्स माने या यूके की ही जनरेशन मानी जाती है यूएसए में, वो अलग स्टोरी है। लेकिन ये अपना खुद का नेशन बना के इसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है 76 में डिक्लेयर किया। और वुमेन को इसने राइट्स कब दिया, 1920 में जाके। और अफ्रीकन अमेरिकन को कब इसने राइट्स दिया, 1965 में जाके। और जबकि अगर आप इंडिया की बात करोगे ना, इंडिया ने आज़ादी कब ली थी, 1947 में। और 47 के बाद से ही 1950 से ही जैसे इलेक्शंस होने लग गए, 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, उसी टाइम इंडिया ने जो है अपने पूरे इंडियंस के लिए, सिटीज़न के लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है
दिया था। दैट मीन्स जो भी नागरिक 18 से ज़्यादा उम्र का है, वो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो वोटिंग राइट्स देते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है राइट्स में इंडिया इन कंट्रीज़ से बहुत आगे है, बहुत आगे अपने सिटीजन्स के लिए। और इंडिया पहला कंट्री है जिसने ईवीएम को लॉन्च किया 2004 में, नोटा को लॉन्च किया इन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर आप बात करोगे कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर है वो कितने ह्यूज कॉस्ट पे होता है, मिलियन पोलिंग स्टेशंस होती हैं, 10 मिलियन जो है ऑफिसर्स, जो फोर्सेस हैं वो लगी रहती हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो बहुत ही ह्यूज लेवल पे एक मेला, एक फेस्टिवल के बराबर चलता है हमारे यहाँ इलेक्शन। और अगर आप बात करोगे इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन आज पहली बार नहीं है जो इंडिया गवर्नमेंट लेके आ रही है। इसे सबसे पहले 1952 से 1967 के में लाया गया था, क्योंकि इससे पहले हमने आज़ादी ली थी 1947 में, और 1951 से हमारा इलेक्शन होने लगा। तो उस समय स्टेट भी आज़ाद थे, सेंटर का भी इलेक्शन था, तो दोनों ने साइमल्टेनियसली 52 से 67 तक सेम ही असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन साथ ही चला। लेकिन सबसे पहले डिस्ट्रप्शन पता है कब हुआ? डिस्ट्रप्शन हुआ आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले, जब 1959 में केरला में कम्युनिस्ट की द्वारा एक पार्टी बना ली गई थी अंडर द EMS नंबूदरी पाद के तहत। नंबूदरी पाद बहुत बड़े एक लीडर थे ये। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पे अपनी एक पार्टी बना ली गई थी, लेकिन यहाँ पे इसे जो है डेमोक्रेटिकली जो है इसे अलाउ नहीं किया, डिसमिस कर दिया यहाँ की पार्टी को बाय द जवाहरलाल नेहरू। और इस चीज़ को आगे भी बनाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्शन जो साइमल्टेनियसली चल रहे थे वो ब्रेक हो गया सबसे पहले 1959 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 1965 तक केरल असेंबली, फिर 1960 में जो है इलेक्शंस हुए, फिर 1965 में केरला असेंबली अपना टाइम पीरियड अलग हो गया, कट गया वो। ठीक है, और वापस से एक बार और जो है केरला में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। क्यों प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब ये बताया जाता है, सेंटर के द्वारा ये एलिगेशन लगाया जाता है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम नहीं कर रहा है। तो 1967 में वापस यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। ठीक है, तो एक तो ये डिस्ट्रप्शन हुआ। दूसरा डिस्ट्रप्शन तब हुआ कि जब 1969 में कांग्रेस पार्टी के बीच में स्प्लिट हो गया था, और उस समय कांग्रेस की पार्टी जब इंदिरा गांधी की अंडर में थी, तो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो माइनॉरिटी में चली गई, और उन्हें काफ़ी टाइम तक 1971 तक जो है स्टेट की और पार्टीज़ जैसे DMK है, CPI है, CPI-M है, उनके अंडर में इन्हें अलाइंस रखना पड़ा। ऑल्दो यहाँ पे जो है फिर 1971 में जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, फ्रेश इलेक्शंस लाया गया। ठीक है, उससे पहले तक ये 356 का रूल आपको पता है, प्रेसिडेंट का रूल लगा। दैट मीन्स 1951 से 2015 तक अगर आप बात करोगे ना, तो ये आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट का रूल ना हमारे इंडिया में ओवरऑल 115 बार से ज़्यादा यूज़ हो चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शंस की बात है, तो 1967 में काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट होने के बाद से ये चीज़ें फिर वापस कभी साथ नहीं आई। लेकिन अब जो है फाइनली इस NDA गवर्नमेंट के द्वारा वापस उसको रिवाइज करने की बात चल रही है, जिसके लिए इन्होंने जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर में एक जो है कमेटी बिठाई। उस कमेटी ने पूरे एक्सपर्ट्स के साथ जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स को जो है सबमिट किया है। और अभी ऑल्दो ऑपोजिशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि इसके ऊपर कि ये कितना रिलायबल होगा, कहीं वन पार्टी का जो है डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो जो है यहाँ पे इस चीज़ का अगेंस्ट अकाली दल, DMK पार्टीज़, इन सब ने भी जो है ऑल्दो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है साइमल्टेनियसली इलेक्शंस का पहले के टाइम पे, लेकिन अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि प्रमोद महाजन एक मिनिस्टर थे BJP के अंडर में जब अटल जी थे। ठीक है, उन्होंने पता है एक बार क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि क्या होता है कि हमारे पास इलेक्शन ही जो है ना लोकसभा का, वो कम से कम 3 महीने तक ले जाता है, लेकिन बचा हुआ 5 साल हमारा पूरा का पूरा फोकस गवर्नेंस पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ बदल गई है। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर 10 महीने में किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे गवर्नेंस पे फोकस कम हो जाता है और हम इलेक्शंस पे ही ज़्यादा लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, ह्यूमन पे भी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे भी बर्डन पड़ता है, ये कहना है यहाँ पे राइटर का। इसके साथ साथ जो रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है, इन्होंने भी सर्टेन चैलेंजेस को भी एड्रेस किया है। इन्होंने कहा एक तो देखिए ये है कि ऑल्दो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस उन्होंने भी बताया, लेकिन राइटर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस अपनी तरफ से बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि 5 साल का साइकिल होगा, तो भैया यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इन 5 साल के साइकिल में सेंटर और स्टेट की दोनों पार्टियाँ, जो भी सेंटर में होगी जो भी स्टेट होगी, साइमल्टेनियसली चलेगी। इस बीच अगर किसी स्टेट के पार्टी में या फिर सेंटर के पार्टी में किसी पर्सन ने दल बदल लिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल
ली, है ना, कि भाई मेरे को ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है, तो फिर तो ये वापस इलेक्शन वहाँ रुक जाएगा। दैट मीन्स फिर वहाँ पर वापस इलेक्शन करवाने तक का वेट करना पड़ेगा, और जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक फिर प्रेसिडेंट रूल चलेगा। एक तो ये इशू, ठीक है। दूसरा इशू जो है, जब आपको पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन नॉर्मली कब लगता है, जब या आपके ऑपोजिशन जो है रूलिंग पार्टी से कहती है कि आप अपने मेजॉरिटी प्रूव करो। तो जितने भी रूलिंग पार्टी है, अपने उनके पास जो एमपी और एमएलए हैं, एमपी यानी सेंटर में, अगर ये चीज़ उनसे स्टेट में पूछी गई है तो उनके एमएलए के द्वारा उन्हें कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होता है कि हम गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, दैट मीन्स ये पास नहीं हुआ, तो फिर सरकार गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना होने पर। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से लगा दिया, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे अब कैसे होगा, तो इन्होंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अब कोई भी पार्टी किसी के ऊपर भी लगा सकती है, या कोई पार्टी लगाएगी ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ पे डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइटर बता रहे वन नेशन वन इलेक्शंस को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का आर्टिकल एडिटोरियल था जो हमने डिस्कस किया, जो न्यूज़ में मेन इंपॉर्टेंट थे। आपको एक्सप्लेनेशन नीच भी मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू।